हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसमें हम यूनिट पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल लेजिस्लेटिव्स। तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं एयर एक्ट 1981। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस किए थे। तो फंक्शंस ऑफ एयर एक्ट पढ़ रहे हैं हम कि एयर एक्ट के अंदर क्या क्या हमने डिस्कस किया और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब एयर एक्ट एक कोई एक्ट बना है तो उस एक्ट का क्या काम है, उस एक्ट में सब चीज़ें हम कैसे करेंगे, तो ये सब कुछ चीज़ें हम फंक्शंस के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद हम इसको हिंदी में ही पढ़ लेंगे, जिससे जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई होगी वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट था, किसी भी वाटर बॉडी को क्लीनलीनेस के लिए स्टेप्स लिए गए, जैसे कि कोई भी वेल्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, तो अलग अलग वाटर बॉडीज़ को हमने क्लीन कराने के लिए स्टेप्स लिए। अब इससे क्या हुआ, पॉल्यूशन रिड्यूस हुआ, कंट्रोल हुआ और रोकथाम हुई। इसके बाद सेकंड स्टेप हमने लिया एयर क्वालिटी के लिए। अब हमने एयर क्वालिटी इम्प्रूव कराई, सराउंडिंग एनवायरनमेंट और जितना भी पॉल्यूशन था उसको कंट्री में, देश में कम करने की कोशिश की। फिर इस एक्ट के अंतर्गत हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ किया कि पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए आप कुछ काम कराइए और पॉल्यूशन को कंट्रोल कराइए। इसके बाद हमने इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट का काम था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं देश में, जिससे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो जाए। फिफ्थ पॉइंट, अलग अलग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कराएं, जैसे अलग अलग स्टेट की एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट कराएं, यानी कि सामंजस्य बिठाएं उन दोनों में। और साथ में अगर अलग अलग स्टेट्स के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गई, कोई मैटर झगड़ा हो गया, तो उनको सुलझाने का काम इस एक्ट के अंदर आता है। प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड एडवाइस द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। अब टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया इस एक्ट के अंतर्गत और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रिसर्च प्रोग्राम, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कराया गया। सेवेंथ पॉइंट, पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी एयर पॉल्यूशन के बारे में और प्रिवेंशन और कंट्रोल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बताया गया। ऐसा बोला गया कि आप ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कीजिए जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। एट्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइज मास अवेयरनेस। ऐसा बोला गया इस एक्ट के अंदर कि मास अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कराइए, जिससे जब मास मीडिया से चीज़ें पहुंचती हैं तो फास्ट पहुंचती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं। जैसे लॉकडाउन की शुरुआत होनी थी, जब मार्च में वो डे था जिस दिन पूरे इंडिया को रोक दिया गया था, सब कुछ बंद था, तो वो सब हमें कैसे पता चला? मास मीडिया के थ्रू न्यूज़ आई, सब लोगों ने न्यूज़ देखी, फिर फ़ोन के थ्रू, कॉल के थ्रू हर जगह हमें ये न्यूज़ मिल गई थी। तो जब इस टाइप से रेडियो, न्यूज़, इन सब से हमें कोई न्यूज़ मिलती है, हम उसको बोलते हैं मास मीडिया। तो मास मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर कराओ ये सब बातें। नाइन्थ पॉइंट, अलग अलग जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करो, स्टडी करो और पब्लिश करो और इनके बेसिस पर फाइंड करो कि क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, क्या क्या कंट्रोल मेथड्स हो सकते हैं पॉल्यूशन के लिए। 10th पॉइंट, प्रिपेयर मैनुअल्स, कोड्स एंड गाइडलाइंस रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज। अब मैनुअल्स बनाओ, अलग अलग कोड्स बनाओ और गाइडलाइंस बनाओ, जिससे कि ट्रीटमेंट हो सके और डिस्पोजल हो सके सीवेज का। सीवेज यानी कि वेस्ट वाटर जो होता है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसको कैसे हम सही कर सकते हैं, इसके लिए मैनुअल्स बनाओ, यानी कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैनुअल्स, कोड्स और गाइडलाइंस की क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैनुअल्स आती हैं, कोई भी नया फ़ोन आता है तो उसके साथ मैनुअल आती है, कोई नया टीवी लेते हैं तो उसके साथ मैनुअल आती है कि हमें कैसे इसको यूज़ करना है। तो इस टाइप से अलग अलग गाइडलाइंस थी, मैनुअल्स थे कि लोगों के अंदर
अवेयरनेस फैलाने के लिए। नेक्स्ट 12th पॉइंट, सेटअप रिसर्च लेबोरेटरीज। अब जैसे हमने वाटर पॉल्यूशन एक्ट के अंदर भी पढ़ा था कि रिसर्च लेबोरेटरीज हमने बनाई थी अलग अलग वाटर के जो सैंपल्स थे उनको टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी एयर के सैंपल के लिए हमने अलग अलग लेबोरेटरीज बनाई। 13 पॉइंट, द CPCB is empowered to issue consent to industry। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, CPCB होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो अब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर दी गई कि कोई भी अगर इंडस्ट्री है या कोई भी लोकल बॉडी है या फिर कोई भी अथॉरिटी है तो उनको परमिशन देनी होती है ना कि कहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ की परमिशन, और अगर वहाँ पर कुछ चेक करना है, इंस्पेक्शन होना है, तो ये सब CPCB को सौंप दिया गया। फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग जनरल एमिशन, एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स, हैजार्डस केमिकल्स एंड वेस्ट। तो जितना भी वायलेशन, अगर रूल्स का वायलेशन हुआ, रूल्स को फॉलो हम नहीं कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, हैजार्डस केमिकल्स एयर में जा रहे हैं या वाटर में जा रहे हैं, और बायोमेडिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है, तो ये सब अगर आ रहे हैं तो इनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये सब हमने फंक्शंस पढ़े हैं एयर एक्ट 1981 के। स्क्रीनशॉट आप ले लो 9, 10th, 11, 12, 13th पॉइंट तक का। अब इसको जल्दी से हिंदी में देख लेते हैं कि जो भी टर्म आपकी रह गई होगी वो यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो वायु प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए बचने वाले सौर विकिरण जो इन ग्रीन हाउस गैसों द्वारा बाधित हो जाते हैं, वे विकिरण को सामान्य से अधिक बाधित करते हैं। नतीजतन पृथ्वी अधिक गर्म हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाती है। इसलिए ऐसी खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए कई देशों की सरकार द्वारा कुछ कार्य किए गए। भारत में वायु प्रदूषण की मात्रा को सीमित करने के लिए संसद द्वारा वायु अधिनियम अधिनियमित किया गया। तो ये एक्ट इन सब चीज़ों की वजह से बनाया गया। तो अब जो भी इस इंट्रोडक्शन में टर्म रह गई होगी वो यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ते हैं वायु अधिनियम 1981 यानी कि एयर एक्ट 1981 1981। इस वायु अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के अनुसार वायु प्रदूषण किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ को एक सांद्रता में वायुमंडल में मौजूद है जो मनुष्य, पौधों और अन्य जीवों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से भारतीय गणराज्य के 32वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकार और राज्य बोर्डों की स्थापना करना और उन्हें वायु गुणवत्ता की निगरानी करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। तो इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो यहाँ से समझ में आ गया। केंद्रीय बोर्ड के कार्य, वायु की गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह दें। वायु प्रदूषण को हल करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, वार्षिक तैयार करना, तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना और मानकों की तैयारी। तो केंद्रीय बोर्ड जो भी सेंट्रल बोर्ड है, तो सेंट्रल बोर्ड के 3 मेन काम हमारे पास ये हैं।
इस अधिनियम की धारा 19 वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक क्षेत्र घोषित करने के लिए विभिन्न निवारक उपायों का विवरण देती है। धारा 20 ऑटोमोबाइल से उत्सर्जन के लिए मानक स्थापित करने से संबंधित है। मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों, सरकारी विभागों या व्यक्तियों पर इस अधिनियम की धारा 40 और 41 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। सेंट्रल बोर्ड की स्थापना और गठन 1974 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं वायु अधिनियम 1981 के कार्य, यानी कि क्या क्या फंक्शंस हैं एयर एक्ट 1981 के अंतर्गत। तो हमारे पास सबसे पहला है प्रदूषण में कमी, नियंत्रण और रोकथाम के माध्यम से राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में जलधाराओं और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करना, यानी कि वाटर बॉडीज का जितना भी काम था वो सब फर्स्ट के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट, आसपास के वातावरण की वायु गुणवत्ता में सुधार और नियंत्रण को रोकना या देश में वायु प्रदूषण को कम करना। तो पूरे देश कैसे कंट्रोल होगा? जैसे अलग अलग एरियाज हैं तो सबको इंडिविजुअली अगर अवेयरनेस मिलेगी तो छोटे छोटे पार्ट से, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वैसे ही अगर हर एक इंडिविजुअल एयर पॉल्यूशन में अपना योगदान देगा एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, तो पूरे देश में एयर पॉल्यूशन काफी हद तक कम हो जाएगा। तो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने का काम वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत है। थर्ड पॉइंट, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और प्रदूषण की रोकथाम के बारे में केंद्र सरकार को सलाह दें। तो ये जो एक्ट है इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कराया जाए कि क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं। ये पूरा जो बोर्ड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। बोर्ड सिर्फ रूल्स बनाएगा, स्पेसिफिकेशंस बना देगा, फॉलो कौन कराएगी? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार को बता देते हैं और केंद्र सरकार इस पर काम करती है। फोर्थ पॉइंट, पर्यावरणीय पॉल्यूशन की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन के लिए जागरूकता राष्ट्र को व्यापक बनाना। अब जितना भी पर्यावरण में पॉल्यूशन है उसको रोकना, कंट्रोल करना और उसकी जांच करना कि किस तरीके से पॉल्यूशन है, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पर्यावरणीय पॉल्यूशन की रोकथाम, ये सब पॉइंट्स इस एयर एक्ट के अंदर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, विभिन्न राज्य बोर्डों की गतिविधियों को समन्वय और उनके विवादों को निपटाने के लिए यदि कोई हो, अगर कोई भी दो स्टेट्स हैं उनमें उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपसी और कुछ आपसी झगड़े हैं किसी भी बात को लेकर, तो यही बोर्ड उसको सुलझाता है और सॉल्यूशन उन लोग को देता है। तकनीकी सहायता प्रदान करें और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सलाह दें। अब ये जो बोर्ड है ये टेक्निकल हेल्प कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दें जिससे कि पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, चेक करने के लिए, कंट्रोल कराने के लिए, अवेयरनेस के लिए ऐसी हेल्प कराएं।
और उनको सजेशंस दें कि कैसे आप इन विषयों पर काम कर सकते हैं और इन कार्यक्रमों का संचालन और प्रायोजन करें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। अब जो भी सॉल्यूशंस आएंगे उसको इवेल्युएट करना, कंट्रोल करना, ये सब स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड को जो समझाते हैं वो या बताते हैं वो इस एक्ट बोर्ड का काम है। 8th पॉइंट, प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के बारे में जनता को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए जन मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें। तो ये जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, इसकी रोकथाम के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए लोगों को जागरूक करें, जिससे कि लोग समझेंगे तो वो जागरूक होंगे। और इन चीज़ों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए हम मास मीडिया जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, तो इन सब का उपयोग करें और जागरूकता फैलाएं। तो ये भी इस बोर्ड का काम है, लोगों को बताना। 9th पॉइंट, पर्यावरण प्रदूषकों के बारे में तकनीकी और सांख्यिकी डेटा एकत्र करें। अब जितना भी डेटा है इन सब से रिलेटेड पॉल्यूशन से, उसको इकट्ठा करें, एनालाइज करें और जितना भी रोकथाम नियंत्रण हो सकता है वो इन गतिविधियों का किया जाए। 10th पॉइंट, उपचार के संबंध में मैनुअल, कोड और दिशा निर्देश तैयार करें और सीवेज के निपटान और इन सब के सॉल्यूशन के बारे में फाइंड करना कि कैसे हम इन सब चीज़ों को सॉल्व करा सकते हैं। तो ये सब भी इस बोर्ड का काम है। एयर एक्ट के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। 11th पॉइंट, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से हवा या पानी की गुणवत्ता के लिए मानक रखना। तो एक स्टैंडर्ड जैसे मान लेते हैं कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए, ना तो उससे कम हो ना उससे ज़्यादा हो, या कहाँ तक वैल्यू सही रहेगी। तो ऐसे हमने अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए क्वालिटी के लिए, हमने नहीं, बोर्ड्स ने बनाए। 12th पॉइंट, अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करें। ये भी इस एक्ट के अंदर था कि अलग अलग लेबोरेटरीज जो अनुसंधान प्रयोगशालाएं होती हैं उनको हम सेटअप करें। और लास्ट पॉइंट है, CPCB को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उद्योग, स्थानीय निकायों और सामान्य उत्सर्जन, अपशिष्ट मानकों, खतरनाक रसायनों और अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के बारे में नियमों के उल्लंघन के लिए सहमति जारी करने का आधार है। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ हमने फंक्शंस पढ़े हैं कि ये जो एयर एक्ट 1981 है इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। थैंक यू।